तो मैं अमरेंद्र कुमार, स्वागत है आपको निर्माण अड्डा में। चलिए, आज का जो हमारा क्लास है वो है अंतिम चुनौती बैच, यानी स्पेशल बिहार पुलिस का ये क्लास है। और इस क्लास में इसके पहले मैंने क्लास 3 में मैंने कर दिया है, ये मैंने कंप्लीट किया है आपको सेट 1 और सेट 2 में, और ये आपको सेट 3 है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन, हालांकि जो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस के लिए, ध्यान दीजिएगा बाबू आप लोग। बिहार पुलिस के लिए स्पेशल में इस क्वेश्चन को मैं डिस्कशन करा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में लगभग 40 क्वेश्चन मैं कराऊंगा इस सेट में, और सबका एकदम डिटेल से कराऊंगा। बस आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। अगर मेरा क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और कुछ कमेंट करना हो तो जरूर हमें आप बताएंगे अपने सुझाव, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा में शामिल पहली दलित महिला कौन थी। ध्यान देंगे, संविधान सभा में शामिल पहली दलित महिला कौन थी। तो यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले संविधान सभा, यहाँ समझ लेते हैं संविधान सभा के थोड़ा सा इतिहास के बारे में कि संविधान सभा क्या था। संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो 6 दिसंबर 1946 को हुआ था, और संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, है ना। ध्यान देंगे, संविधान सभा में कुल सदस्यों की जो संख्या थी वह 389 थी। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें महिलाओं की संख्या 15 थी। अब यहाँ ध्यान देंगे कि प्रश्न पूछ रहा है कि संविधान सभा में शामिल पहली दलित महिला कौन थी। तो याद रखेंगे, संविधान सभा में शामिल जो पहली दलित महिला थी वह दक्षयानी वेलायुधन थी, यानी एक का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद है 2 नंबर, सिंधु सभ्यता में जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो याद रखेंगे, सिंधु सभ्यता में जीते हुए खेत के जो प्रमाण मिले हैं वह कालीबंगा से मिले हैं। अब इनके संदर्भ में ध्यान देंगे, कालीबंगा सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल है जिनके घरों के निर्माण कच्चे ईंटों से बने हैं और इनके नालियों के निर्माण पक्के ईंटों से हुए हैं। इनका जो खोज किया था वह अमलानंद घोष एवं बीके लाल ने इसका खोज किया था। यह राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। अगर यहाँ से प्रमुख साक्ष्यों की बात करें तो याद रखेंगे, अलंकृत ईंटों का प्रयोग मिलता है, युगल समाधान के प्रमाण मिलते हैं, एक साथ 2 फसलों को उगाने के प्रमाण मिलते हैं, जूते हुए खेत के साक्ष्य प्रमाण मिल रहे हैं, प्राचीनतम भूकंप के प्रमाण मिलते हैं, बेलनाकार मोहरों के प्रमाण मिलते हैं, अग्निवेदी के प्रमाण मिलते हैं, और लकड़ी के बना पाइप के भी प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपको डी। अगर लोथल की बात करें तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है, और इसके संदर्भ में याद रखेंगे कि यह सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल है जिसके घरों की दरवाजे एवं खिड़कियां गलियों में न खुल करके मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, और याद रखेंगे इसे लघु हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से आपको बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं, चावल के प्रमाण मिले हैं। उसके बाद आपको मनका बनाने के कारखाने के प्रमाण मिल रहे हैं, युगल समाधान के प्रमाण मिले हैं, अग्निवेदी के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा की बात करें, ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है ना, और ये सिंधु सभ्यता का, भारत में खोजा गया सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, यानी 2 का आंसर डी हो जाएगा, ये ध्यान देंगे। 3 नंबर है, खजुराहो के कंदरिया महादेव का मंदिर किस शासकों के द्वारा बनाया गया था। तो याद रखेंगे, खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया था, यानी 3 का सी नंबर आंसर होगा। उसके बाद है 4 नंबर, इंसा ए महरू नामक पुस्तक को किसने लिखा था। तो याद रखेंगे, इंसा ए महरू नामक पुस्तक को लिखा था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासन काल है वो आपको 1325 से 1351 है। निसंदेह दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में यह सबसे शिक्षित शासक था, लेकिन भारत के इतिहास में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसे अंतर्विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, सन की, पागल, रक्त पिपासु, इन सभी नामों से जाना जाता है। यह दिल्ली सल्तनत के पहला शासक था जिसने 5 योजनाओं को लागू किया था। उसके राजधानी परिवर्तन, द्वाब में कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, कराची सैन्य अभियान और खुरासान सैन्य अभियान को चालू किया था, ये ध्यान देंगे।
उसके बाद है आपको इसके संदर्भ में और एक पॉइंट याद रखेंगे, ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत के राज्यों को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। उसके बाद है 5 नंबर, भारत विभाजन योजना के दौरान संविधान सभा के पुनर्गठित सदस्यों की संख्या कितनी थी। यहाँ 3 पॉइंट को याद रखेंगे संविधान सभा के संदर्भ में, संविधान सभा के संदर्भ में, संविधान सभा के सदस्यों के संदर्भ में। पहला नंबर पूछेगा कि प्रारंभ में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो याद रखेंगे 389। दूसरा नंबर पूछेगा कि विभाजन के समय सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो विभाजन के समय सदस्यों की संख्या 324 थी। और तीसरा नंबर स्वतंत्रता के बाद सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 299। ये हमेशा याद रखना होगा कि संविधान सभा में सदस्यों की संख्या में आपको प्रारंभ में 389, विभाजन के समय 324 और स्वतंत्रता के बाद 299। इसके आधार पर, इस आधार पर क्वेश्चन होगा कि भारत विभाजन योजना के दौरान ये हो जाएगा 324, यानी 5 का सी नंबर आंसर होगा। उसके बाद है 6 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो का संचालन किसने किया था। याद रखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो का जो संचालन किया था वह उषा मेहता ने किया था, है ना, उषा मेहता ने किया था। 8-9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला और अंतिम आंदोलन था जो इस नेतृत्व विहीन रहा, इसका कोई नेता नहीं रहा, है ना। और अरुणा आसफ अली को याद रखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका के रूप में जाना जाता है, यानी 6 का आंसर ए हो जाएगा। 7 नंबर है कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन है, तो नामदफा टाइगर रिजर्व है जो आपको भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है और ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, है ना। नामदफा जो राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व है ये आपको अरुणाचल प्रदेश में स्थित है ना, यानी 7 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। 8 नंबर है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के तहत प्रारंभ हुआ था, तो पहले तो ये जानना होगा कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ कब था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ध्यान देंगे, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था ये आपको हुआ था 1817 से 1818। और ध्यान देंगे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के तहत 4 संधियां हुई थी, है ना। इस युद्ध के तहत 4 संधियां हुई थी। पहला संधि हुआ नागपुर की संधि, नागपुर की संधि 1816 में। दूसरा हुआ था आपको पूना की संधि 1817 में, 1817 में। और आपको तीसरा नंबर हुआ था ग्वालियर की संधि, ग्वालियर की भी संधि हुई थी 1817 में, यानी जून 1817 में पूना की संधि और नवंबर 1917 में ग्वालियर की संधि। और चौथा नंबर हुआ मंदसौर की संधि, मंदसौर की संधि हुआ था 1818 में। आप ध्यान देंगे तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध के तहत, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 में। इसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल थे वह लॉर्ड हेस्टिंग था और इसी में 4 संधियां हुई, नागपुर की संधि 1816 और पूना की संधि, ग्वालियर की संधि दोनों 1817 और मंदसौर की संधि 1818। अब यहाँ ध्यान देंगे प्रश्न आए कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की संधि के तहत युद्ध प्रारंभ हुआ, तो नागपुर संधि के तहत ये युद्ध प्रारंभ हुआ था और मंदसौर की संधि के तहत युद्ध समाप्त हुआ था। यहाँ ध्यान देंगे मंदसौर के संधि के तहत ही लॉर्ड हेस्टिंग ने संपूर्ण मराठा को जीत करके आपको ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था, यानी आंसर होगा आपका 8 का सी, है ना। अगर सूरत की संधि की बात करें तो सूरत की संधि हुई थी 1775 में। सालबाई संधि की बात करें तो ये संधि हुई थी 1782 में और वसीन की संधि की बात करें तो ये हुआ था 1802 में, है ना। तो इस तरह से ध्यान देना होगा, यानी 8 का सी नंबर आंसर होगा। 9 है द्वितीय बर्मा युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। याद रखेंगे बर्मा युद्ध 3 हुए थे। बर्मा युद्ध कितने हुए थे, 3 हुए थे। पहला युद्ध हुआ था 1824 से 1826। इस युद्ध के समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वह एम हस्ट था और याद रखेंगे
ये आपको 1826 में आपको 1826 नहीं, इसके बाद दूसरा युद्ध की बात करते हैं। दूसरा जो युद्ध हुआ था आपका, दूसरा युद्ध हुआ था वो 1852 में, और तीसरा युद्ध हुआ था 1885 से 1886 में। तो प्रश्न पूछ रहा है कि द्वितीय बर्मा युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखेंगे 1852 में द्वितीय बर्मा युद्ध हुआ था और इसमें गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल है वो 1848 से 1856 है। का 10 नंबर, स्ट्रेप्टोमाइसिन का खोज किसने किया था? तो याद रखेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन का जो खोज किया था वह वैक्समैन ने किया था। जी डुमाग ने ये सल्फा ड्रग्स का खोज किया था, सल्फा ड्रग्स का खोज किया था। पॉल एरिक ने सिफिलिस चिकित्सा का खोज किया था, सिफिलिस चिकित्सा का खोज किया था। और आपको मैकुलर ने विटामिन ए एवं बी का खोज किया था। मैकुलर ने आपको विटामिन ए एवं बी का खोज किया था। तो इस तरह से देखना होगा, यानी 10 का आंसर ए होगा। उसके बाद 11 नंबर में है कि बगलिहार बांध किस नदी पर स्थित है? तो बगलिहार जो बांध है आपको चेनाब नदी के तट पर स्थित है। चेनाब नदी पे ध्यान देंगे, चेनाब नदी पर 3 बांधों के निर्माण किए गए हैं। पहला नंबर है आपको सलाल परियोजना, दूसरा है आपको बगलिहार परियोजना, और तीसरा नंबर है आपको दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना, 3 परियोजनाओं के निर्माण किए गए हैं। सतलज नदी पर भी 3 परियोजनाओं के निर्माण किया गया है। पहला नंबर है भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना। दूसरा नंबर है नाथपा झाकरी परियोजना, नाथपा झाकरी परियोजना। और तीसरा है कोल्डम परियोजना, है ना, कोल्डम परियोजना का निर्माण किया गया है। और रावी नदी पर आपको थीन बांध परियोजना का निर्माण किया गया है ना, थीन बांध परियोजना का निर्माण किया गया है, ये ध्यान देंगे। यानी आंसर 11 का ए नंबर होगा। उसके बाद है 12 नंबर कि बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन हैं? तो बचपन बचाओ आंदोलन के जो संस्थापक हैं कैलाश सत्यार्थी हैं। इनके संदर्भ में याद रखेंगे मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को एक साथ 2014 में आपको नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। यहाँ ये भी याद रखेंगे मलाला यूसुफजई शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला हैं, ये ध्यान देना होगा। उसके बाद है आपका 13 नंबर, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो ध्यान देंगे खिलजी वंश 30 वर्ष शासन किया, तुगलक वंश 94 वर्ष शासन किया था, लोधी वंश 37 वर्ष शासन किया था, और सैयद वंश आपका लोधी वंश से बचाते हैं 75 वर्ष शासन किया था, 75 वर्ष शासन किया था। और आपका सैयद वंश 37 वर्ष शासन किया था, यानी सबसे कम हो जाएगा खिलजी वंश, है ना। खिलजी वंश का जो समय है वो 1290 से 1320 है, तुगलक वंश का समय है 1320 से 1414 है, लोधी वंश का समय है 1451 से 1526, और सैयद वंश का जो समय है वो आपका 1414 से 1451 है, ठीक ना, ये ध्यान देना होगा। उसके बाद 14 नंबर है निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो ध्यान देंगे जवाहरलाल नेहरू शांतिवन, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, राजीव गांधी कर्मभूमि, ये गलत है। राजीव गांधी के जो समाधि स्थल का नाम है वो आपका वीर भूमि है ना, वीर भूमि है, यानी आंसर हो जाएगा 14 का डी नंबर, है ना। कर्मभूमि की बात करें तो याद रखेंगे कर्मभूमि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का ये आपका समाधि स्थल का नाम है, तो ध्यान देंगे कर्मभूमि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और वीरभूमि राजीव गांधी, यानी 14 का डी नंबर होगा। उसके बाद 15 नंबर है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? याद रखेंगे 10 वर्ष होना चाहिए, यानी 15 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 16 नंबर, इनमें से कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमा को छूता है यानी स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। याद रखेंगे 8+1,
यानी 8 राज्य एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करता है, यानी 16 का सी नंबर आंसर होगा। उसके बाद है 17 नंबर, एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी सेंटीमीटर में कितनी होती है? तो याद रखेंगे 25 सेंटीमीटर, इसका आंसर होगा, यानी 17 का बी नंबर होगा। उसके बाद है 18 नंबर, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका सोनार होगा, यानी 18 का आंसर डी होगा। अल्टीमीटर की बात करें तो याद रखें इसे ऊंचाई का माप किया जाता है, ऊंचाई का माप किया जाता है, यानी हवाई जहाज की ऊंचाई की माप की जाती है। फायदोमीटर से समुद्र की गहराई की माप की जाती है, समुद्र की गहराई की माप की जाती है ना। और याद रखेंगे एक फैदम बराबर होता है ना, एक फैदम बराबर होता है 6 फीट, ये ध्यान देंगे आपको, होता है 6 फीट, है ना। और उसके अलावा अगर पायरोमीटर की बात करें तो इसे उच्च तापमान की माप की जाती है, उच्च तापमान की माप की जाती है। फिर 19 नंबर है आपका कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? इसका आंसर हो जाएगा रेड, यानी लाल, 19 नंबर का। 20 नंबर है, एक मनुष्य को बेरी बेरी सूखा रोग एवं स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है, तो आंसर हो जाएगा विटामिन B1, डी एवं सी, है ना। ध्यान देंगे विटामिन बी समूह एवं ए, ये अलग अलग विटामिनों के प्रकार है। विटामिन बी समूह जल में घुलनशील विटामिन है, और विटामिन ए, डी, ई के ये वसा में घुलनशील विटामिन है। अलग अलग विटामिनों के अलग अलग रासायनिक नाम है, मैं बोल दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा। जल में घुलनशील विटामिनों में पहला नंबर विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम है थायमिन। दूसरा है विटामिन B2 जिसका नाम है आपको विटामिन B1 का थायमिन होगा, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन B5 का नियासिन, विटामिन B6 का पैराडॉक्सिन, विटामिन B7 का बायोटिन, विटामिन B9 का फॉलिक एसिड और विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन होता है। इसी तरह से वसा में घुलनशील विटामिन में रासायनिक विटामिन ए का रासायनिक रेटिनॉल होगा, उसका डी का कैल्सीफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल और आपको के का फिलोक्विनोन होता है, ठीक ना। तो ये ध्यान देना होगा, 20 का बी नंबर होगा। उसके बाद आपका 21 नंबर, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थित है कोयम्बटूर में, ये ध्यान देंगे, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर में स्थित है। उसके बाद है 22 नंबर कि 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस संविधान सभा से निर्वाचित हुए थे? तो याद रखेंगे पूर्वी बंगाल से निर्वाचित हुए थे, लेकिन जब देश का विभाजन हो गया और पुनः संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ तब उन्हें बंबई प्रेसिडेंसी से चुना गया, है ना। यानी 22 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1976 में हुई थी, है ना। 23 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 24 नंबर, बेराथंगल पक्षी अभयारण्य और कुंथनकुल पक्षी अभयारण्य जिन्हें रामसर स्थल घोषित किया गया था किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है, यानी 24 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 25 नंबर, 1949 में निम्नलिखित में से भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो पीसी महालनोबिस को बनाया गया था। इनके संदर्भ में याद रखेंगे, पहला नंबर पॉइंट कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को तैयार किया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को इन्होंने तैयार किया था। और दूसरा पॉइंट इनके संदर्भ में याद रखेंगे, इन्हीं के स्मृति में प्रति वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है ना, ये ध्यान देंगे, यानी 25 का सी नंबर आंसर होगा। 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान बनारस, सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, सही है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, सही है। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, सही है। और केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान, ये गलत है, इसका आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ, है ना।
इसका आंसर हो जाएगा आपको लखनऊ, यानी आंसर हो जाएगा 26 का डी नंबर। उसके बाद है आपका 27 नंबर, मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध इनमें से किस व्यक्ति के साथ है? तो प्रफुल्ल चाकी। याद रखेंगे 1908 में प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के तत्कालीन न्यायाधीश पे बम को फेंका था, जिसमें प्रफुल्ल चाकी अपने आप को गोली मार के सुसाइड कर लेते हैं और खुदीराम बोस को फांसी दी जाती है, यानी 27 का सी नंबर आंसर होगा। 28 है ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोटोनोवा के युद्ध में पराजित किया था, तो सर आयर कूट होंगे। अब ध्यान देंगे यहाँ पे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये युद्ध हुआ था आपको 1780 से 1784, और इसी युद्ध के तहत आपको 1781 में पोटोनोवा का युद्ध हुआ था, पोटोनोवा का युद्ध हुआ था। और इसी युद्ध में सर आयर कूट ने हैदर अली को पराजित किया था, जो आगे चल करके घायल अवस्था में उनकी मृत्यु होती है, यानी आंसर हो जाएगा 28 का बी नंबर। उसके बाद 29 नंबर, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका हो जाएगा 382। अब यहाँ ध्यान देंगे प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाले जनसंख्या को जनघनत्व कहा जाता है। अब यहाँ ध्यान देंगे पहला नंबर कि भारत में सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन है? ये आपका हो जाएगा बिहार। यहाँ पे जो घनत्व है वो आपको 1106 है आपका, यहाँ पर 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे जो कम है वो आपका अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे 17 है। अगर केंद्र की बात, यूनियन टेरिटोरी में बात करें तो याद रखेंगे भारत में सबसे अधिक जनघनत्व वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वह दिल्ली है। यहाँ पे आपका है 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और केंद्र शासित सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश वाला जनघनत्व पूछेगा तो हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार, अंडमान एवं निकोबार हो जाएगा। ध्यान देंगे इसका है 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, तो इस तरह से याद रखना होगा। उसके बाद है आपको 34 में भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगरपालिकाओं से संबंध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए थे तो उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखेंगे पीवी नरसिंह राव। पीवी नरसिंह राव का जो शासनकाल है वह 1991 से 1996 है। बीपी सिंह का जो शासनकाल, राजीव गांधी का जो शासनकाल है वह 1984 से 1989 है, और विश्वनाथ प्रताप सिंह का जो शासनकाल है वह 1989 से 1990 है। और इंदिरा गांधी के जो दो शासनकाल रहे, पहला 1966 से 1977 हुए और दूसरा 1980 से 1984 है शासनकाल रहा, ठीक ना। तो इन प्रधानमंत्रियों के शासनकाल को भी थोड़ा सा ध्यान में देखना होगा, जरूरी होता है, क्योंकि इसी के प्रधानमंत्री के रीजन में जो घटनाएं होती है पूछ दिया जाता है, यानी 30 का आंसर सी नंबर होगा। उसके बाद है आपका 31 नंबर, सार्क के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? अब यहाँ क्वेश्चन पे हमेशा ध्यान देंगे कि क्वेश्चन के अंत में सही है की बात करता है कि नहीं है की बात करता है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा डिसाइडिंग मैटर होता है। अब बात करता है सार्क का, है ना, सार्क का। याद रखेंगे सार्क को दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी दक्षेस के नाम से भी जाना जाता है, और दक्षेस की जो स्थापना हुई थी वो 8 दिसंबर 1985 को हुई थी ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी ढाके में हुई थी। और इसका जो संस्थापक थे वो आपको मुजीबुर रहमान थे, है ना, मुजीबुर रहमान थे। और इसका जो मुख्यालय है आज वर्तमान में काठमांडू इसके मुख्यालय है, ये ध्यान देंगे, काठमांडू मुख्यालय है ना। और इसमें जब सार्क की स्थापना हुई थी तो उसमें सदस्यों की संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में जो सदस्यों की संख्या है वो 8 है, और 8वां जो सदस्य है वो आपको अफगानिस्तान है, 8वां सदस्य अफगानिस्तान है। अब आसानी से इसमें ढूंढ सकते हैं कि कौन इसमें गलत है। तो पहला प्रश्न मैं पढ़ता हूं, कथन
कि वर्तमान में सार्क में सदस्यों की संख्या 8 है, सही है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, गलत है। इसका सबसे पहला सम्मेलन ढाका में हुआ था, सही है। इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, ये सही है। यानी कह क्या रहा है कि कौन सा क्वेश्चन कथन गलत है, तो आंसर हो जाएगा बी, यानी 31 का बी नंबर आंसर होगा। उसके बाद है 32 नंबर, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, ध्यान देंगे। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी, जिसका मुख्यालय आपका जेनेवा में है, जिसका मुख्यालय आपका जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में हुई थी, जिसका मुख्यालय आपको वाशिंगटन डीसी में है। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी, 1946 में हुई थी, और इसका मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क में है। और आईएलओ की स्थापना 1919 में हुई थी, और इसका मुख्यालय आपका जिनेवा में है ना। अब पूछे कि जिनेवा कहाँ है, तो याद रखेंगे स्विट्जरलैंड में स्थित है, यानी आंसर हो जाएगा 32 का बी नंबर। उसके बाद है आपका 33 नंबर, एक्स किरण का खोज किसने किया था, तो WC रोएंटजन ने इसके खोज किया था, यानी 33 का ए नंबर होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें तो याद रखेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन को सापेक्षता का सिद्धांत इन्होंने दिया था, है ना। उसके बाद 34 नंबर, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, तो याद रखेंगे क्रियाशील धातुओं के क्रम में अगर बात करें तो सबसे पहले होता है आपका पोटेशियम। क्रियाशील धातुओं के संदर्भ में अगर बात करें तो ध्यान देंगे सबसे पहले होगा पोटेशियम, उसके बाद होता है आपका सोडियम, उसके बाद होता है कैल्शियम, और उसके बाद होता है मैग्नीशियम। अब इसमें आप आसानी से ये आंसर को टिक कर सकते हैं कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, तो इसमें सबसे अधिक जो क्रियाशील धातु है वो कौन हो जाएगा, आपको पोटेशियम हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, पोटेशियम। इसके अनुसार देखेंगे क्योंकि इसमें पोटेशियम भी है, कैल्शियम में है और सोडियम भी है, तो इस हिसाब से सबसे अधिक क्रियाशील धातु की बात करता है तो आंसर हो जाएगा पोटेशियम, ठीक ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 35 नंबर में कि यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है, किडनी के द्वारा। ध्यान देंगे किडनी को हिंदी में गुर्दा कहा जाता है ना। इसका वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है नेफ्रोलॉजी, इसका वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है नेफ्रोलॉजी, ये ध्यान देंगे, यानी 35 का डी नंबर आंसर होगा। उसके बाद 36 नंबर, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है, तो याद रखेंगे उपदेश की बात करें महात्मा बुद्ध के उपदेश, तो याद रखेंगे प्रथम और अंतिम, ये जरूर याद रखेंगे, प्रथम एवं अंतिम। नहीं, प्रथम उपदेश उन्होंने किसको दिया था और अंतिम उपदेश इन्होंने किसको दिया था, तो प्रथम उपदेश दिया था इन्होंने असगी को, याद रखेंगे प्रथम उपदेश दिया था असगी को और अंतिम उपदेश दिया था सुभक्ष को। कहीं कहीं सुभक्ष मिलता है या सुभद्र मिलता है, यानी आंसर हो जाएगा आपका 36 का डी नंबर, है ना, ये जरूर याद रखेंगे। उसके बाद है आपका 37 नंबर कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, याद रखेंगे इंदिरा गांधी नहर का उद्गम जो स्थल है वो आपको हरिके बैराज में है। हरिके बैराज में, जो हरिके बैराज है ये दो नदियों का संगम है, पहला सतलज नदी और दूसरा आपको ब्यास नदी। इन दोनों नदियों का जो संगम है उसी को कहा जाता है हरिके बैराज, दोनों इसी को कहा जाता है आपको हरिके बैराज, ध्यान देंगे हरिके बैराज कहा जाता है। और यहीं से नदी निकाली गई इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसकी लंबाई है 649 किलोमीटर, है ना, 649 किलोमीटर, और इसका उद्घाटन किया था तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने, जीबी पंत ने किया था उद्घाटन इसका 1958 में, ये याद रखेंगे 1958 में, है ना। उसके बाद 38 नंबर है कि हार्न ऑफ अफ्रीका के अंग है, याद रखेंगे हार्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं, हार्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं। पहला नंबर सोमालिया, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसके अनुसार आप आसानी से आंसर को टिक कर सकते हैं।
दूसरा नंबर आपको हो जाएगा इथियोपिया, इथियोपिया। तीसरा नंबर है आपका जिबूती, और चौथा नंबर है आपका इरिट्रिया, इरिट्रिया। ये 4 देश हैं जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। इस आंसर में देखना होगा कि कौन है, तो सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती ये होंगे। इन्हें 38 का 80 नंबर आंसर हो जाएगा। इरिट्रिया भी आता है, ये ध्यान देंगे तो 4 देश उसमें आते हैं। उसके बाद है आपका 39 में भारत के संविधान के उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया था, तो याद रखेंगे उद्देशिका के संदर्भ में पहला नंबर पॉइंट इसको तैयार किया था JL नेहरू ने। पूछेगा कब तैयार किया था, तो 13 दिसंबर 1946 को तैयार किया था। तीसरा पूछेगा किस संविधान सभा के बैठक के तहत, तो तीसरा संविधान सभा के बैठक के तहत इसको तैयार किया गया था। फिर पूछेगा कि इसको संविधान सभा ने कब स्वीकार किया, तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार किया। चौथा नंबर कि संविधान में उद्देशिका या प्रस्तावना का प्रावधान कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया। फिर अगर पूछता है कि प्रस्तावना की भाषा का प्रावधान कहाँ से लिया गया, तो ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। तो ये आपको क्वेश्चन ध्यान देंगे कि उद्देशिका के इतिहासों में कि सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के तीसरी बैठक के तहत तैयार किया था, जिसको संविधान सभा ने स्वीकार किया 22 जनवरी 1947 को। और उद्देशिका का जो विचार लिया गया था वो अमेरिका से लिया गया था, और उद्देशिका की भाषा का जो लिया गया था वो आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। इसके यानी 39 का आंसर होगा अमेरिका के संविधान से, है ना। उसके बाद 40 नंबर है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमादान करे। सही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, ये गलत है। यानी आंसर हो जाएगा 40 का बी नंबर। इस तरह से मैंने अंतिम चुनौती 3 के तहत स्पेशल बिहार पुलिस के क्वेश्चनों को डिस्कशन कराया। मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको अच्छे लगे होंगे, है ना। मैं प्रयास करूंगा कि आप लोग इसको अच्छा से देखिए और देख करके एक एक क्वेश्चन को आप डिस्कशन जो मैं किया हूँ इसको आप लिख लेने का प्रयास कीजिए, या इसको वीडियो को अपने मोबाइल में सेव रख लीजिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को मैंने सेट किया है। और जैसे जैसे क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको डिस्कशन कराते चलूंगा, है ना। नेक्स्ट फिर क्लास को लेकर मैं आऊंगा, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।